नमस्कार साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कलपक्कम फास्ट ब्रिगेडियर रिएक्टर के बारे में। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें ना एक इस आर्टिकल को देखिए। ये आर्टिकल जो लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और उसी को आधार बना करके हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इसका किस तरह से उपयोगी होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे होंगे, क्रिटिकली क्रेलिटी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है और इस चीज़ को समझेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ लेना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये सबसे पहला तो जीएस पेपर 3, ठीक है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक खोज है, नवाचार है, तो प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये हमारा जीएस पेपर 3 में कहाँ से होगा, इकोनॉमी से जुड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी से कैसे, तो इकोनॉमी में ऊर्जा हम लोग का एक टॉपिक है, तो ऊर्जा से ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कलपक्कम फास्ट ब्रिगेडियर रिएक्टर है ये हम लोग इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि इससे हम लोग क्या कर सके, फ्यूचर में एनर्जी को सिक्योर कर सके, है ना, इससे एनर्जी उत्पन्न कर सके, बिजली उत्पादित कर सके, इसीलिए तो ये बना रहे हैं। तो ये हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे इस कंटेंट को ऐसे में यूज करेंगे और ये हमारे लिए प्री के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, क्या क्या फैक्ट जो हमें याद रखनी चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ये जो टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है ना, टर्म है क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकलिटी इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है संचालित स्वचालित न्यूट्रॉन विखंडन विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया ये होता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि ये स्व संचालित न्यूट्रॉन विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब नाभिकीय विखंडन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन क्या करता है, ये जैसे ही ये न्यूट्रॉन निकलता है तो ये आसपास में जो विखंडनीय पदार्थ होता है उससे टकरा करके और विखंडन उत्पन्न करता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये, और इसके लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम है, ठीक है, इस पर हम लोग न्यूट्रॉन का बमबारी किए तो इससे क्या होगा कि और न्यूट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पर आसपास में जो और विखंडनीय पदार्थ होगा ये इसको अवशोषित करेगा, इससे और निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे ही निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो ये चलते रहेगा। ठीक है, और जब यही चीज़ क्या हो गया, स्वसंचालित हो जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, संचालित न्यूट्रॉन विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। तो जब ये खुद से होने लगे, एक सतत प्रक्रिया बन जाए, लगातार ये चलते रहे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकलिटी। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है और इसको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब कुछ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपको पता है कि क्रिटिकलिटी यानी कि के बराबर 1 होता है, फिर के से 1 बड़ा होता है और के बड़ा होता है ना, के मतलब क्रिटिकलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब ये सिचुएशन आता है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला, जो कि प्रतिक्रिया स्वअस्थायी होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन का उत्पादन होगा और उसका अवशोषण होगा, फिर वो अगले इस तरह के चैन वो चलाते रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये वाला कंडीशन बनेगा तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिक्रिया दर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे परमाणु विस्फोट वगैरह हो गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नियंत्रक छड़, ठीक है, क्या करते हैं, नियंत्रक छड़ लगाते हैं। तो ये हो गया आपके प्रीलिम्स के लिए। अब नियंत्रक छड़ में जैसे क्या हो गया कि हम लोग बोरॉन का, कैडमियम का यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और जो थर्मल रिएक्टर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट और पानी का यूज करते हैं अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, ताकि आगे जो विखंडन की संभावना है वो बढ़े नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला चीज़ हो गया। अब हम लोग अपने ये फैक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, तो क्रिटिकलिटी का मतलब आप समझ गए क्या होता है कि सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन। ठीक है, जो खुद से आगे ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, फ्यूल मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर, मतलब एक बार फ्यूल जैसे बना ये और आगे उसी का दोबारा यूज करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे आप समझ लीजिए कि जितना ये कंज्यूम करेगा फ्यूल, उससे ज़्यादा ये क्या करेगा, फ्यूल एनर्जी बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब जो है ये जो हम लोग का ये कलपक्कम फास्ट ब्रिगेडियर रिएक्टर है, तो हम लोग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये 3 स्टेज में डिवाइड है। ठीक है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। तो ये 3 स्टेज में कैसे डिवाइड है, जो फर्स्ट स्टेज है ना, इसमें हम लोग करते हैं
PHWR इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। PHWR क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो हमारा नेचुरल यूरेनियम होता है, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम को का यूज करते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक तो एनर्जी यानी कि बिजली मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, प्लूटोनियम मिलता है, ठीक है, PU प्लूटोनियम, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1, यानी कि इसमें याद रखना है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये जो सेकंड स्टेज है, इसी सेकंड स्टेज में हम लोगों ने क्या हासिल किया हुआ है, इसी सेकंड स्टेज में हम लोगों ने क्या हासिल किया हुआ है, ये क्रिटिकलिटी को हमने हासिल किया है, ठीक है। और ये स्टेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो थोरियम भारत में अधिक भंडारण है उससे हम एनर्जी बना सकते हैं, खैर उसको अभी बाद में करेंगे। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, चलिए समझते हैं। सेकंड स्टेज में FBR, ठीक है, याद रखना, FBR मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लूटोनियम फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है, प्लूटोनियम फ्यूल का यूज करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फर्टाइल यूरेनियम 238 और साथ में इंटू फिजिबल प्लूटोनियम 239 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दूसरा में ये याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज में प्लूटोनियम आया, प्लूटोनियम का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा ईंधन का प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा ये क्या करता है, सेकंड स्टेज में एनर्जी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ईंधन की उपलब्धता कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये अंतिम चरण के लिए आधार प्रदान करता है, यानी कि ये जो तीसरा है जहाँ पर हम लोग थोरियम को आधार बना करके मुख्य ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करेंगे, ठीक है, उसके लिए ये क्या करता है, आधार तैयार करता है। तो ये जो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, पहला और दूसरा। अब स्टेज थर्ड में क्या होगा, स्टेज थर्ड में क्या होगा, तो स्टेज थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थोरियम, ठीक है, थोरियम साइकिल यूज करेंगे, ठीक है। अब थोरियम में क्या होगा कि इसमें यूज करेंगे हम लोग यूरेनियम 233 ड्राइव करेंगे, किससे, थोरियम से, यूरेनियम से क्या ड्राइव करेंगे, यूरेनियम 233, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बना हुआ रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, एक फैक्ट कि जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, सबसे पहला जो इसका उपयोग मतलब फर्स्ट इसमें जो महारत हासिल है, एक तो है रसिया, ठीक है, सेकंड स्टेज पे जो करने वाला है वो क्या है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो 2 ही एक ऐसे कंट्री है जिन्होंने इसके ऊपर अभी काम किया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अलग डायमेंशन पे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें ये क्यों ज़रूरत है, हम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्टर है ना, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भारत के ऊर्जा भविष्य को तय कर रहा है। भारत के ऊर्जा भविष्य को कैसे तय कर रहा है, आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश में अगर इंडस्ट्री को क्या करना है, रन करना है, अगर इंडस्ट्री को रन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और कहाँ पर बताइए, जैसे सर्विस सेक्टर हो, हर चीज़ आज के टाइम पे कुछ भी चलाना हो, है ना, बैकबोन है एक टाइप का, हमारे इंडस्ट्री का बैकबोन है क्या, ऊर्जा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तो हमें ऊर्जा सिक्योरिटी करना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नेशनल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऊर्जा की ज़रूरत है, इसका मतलब ऊर्जा क्यों, तो एक तो मांग बढ़ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जीवाश्म ईंधन क्या करता है, अधिक पॉल्यूशन फैलाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ाता है, और इससे क्या होता है कि भारत क्या है कि जीवाश्म ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है ना। जैसे ऑयल वगैरह हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट जब करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव भी तो बढ़ रहा है। हम जब दूसरे देश से ऑयल परचेस कर रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। अब पैसा देंगे तो क्या होगा, हमारे देश में क्या होता है, जैसे ही ऑयल को लेकर के थोड़ी सी भी समस्या आती है तो उस टाइम पे भारत में एक ही समस्या उत्पन्न होती है, और वो समस्या जो है वो कौन सा है, आपका आयातित मुद्रास्फीति है ना, आयातित मुद्रास्फीति होता है। अब सोचिए, आयातित मुद्रास्फीति होता है ना, आयातित मुद्रास्फीति होता है क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ता है, तो उसके कारण हम लोग इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट देखते हैं। मतलब एक चीज़ का प्राइस बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, फिर सामान भी क्या होता है, महंगा होने लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं इन्फ्लेशन। तो कौन सा इन्फ्लेशन, आयातित इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास और सोर्स है, जैसे कोल है ना, कोल है। अब कोल को जब हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो कोल से क्या होता है, अब खुद ही सोचें, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक इमिशन होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक इमिशन होगा तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब हमें कार्बन लक्ष्य को भी तो प्राप्त करना है, भारत सरकार ने जो रखा हुआ है कार्बन लक्ष्य, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इसका ज़रूरत है, और अगर हमें डेवलप करना है तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमारे लिए ये क्यों लाभकारी है, ठीक है, मैं थोड़ा कलम, ठीक है, क्यों लाभकारी है, ये हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण लगता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब कैसे लाभकारी है, तो सोचिए कि ये हमें क्या करता है, ऊर्जा दक्षता देगा, है ना,
ऊर्जा दक्षता हमें प्राप्त होगा इससे। और क्या होगा दूसरा बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा? थोरियम ऊर्जा के लिए नींव तैयार करता है ये, है ना, थोरियम के लिए, थोरियम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नींव तैयार कर रहा है ये जो कलपक्कम फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है। उसके बाद ये क्या होगा तीसरा, इससे क्या लाभ होगा कि आयात पर निर्भरता कम कर देगा। आयात पर निर्भरता कम होगा तो ये हो गया। जैसे यूरेनियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों पर भी निर्भर है, दूसरे देशों से परचेस करना पड़ता है। भारत में यूरेनियम का जो लिमिटेशन है बहुत कम है, यूरेनियम मिलता है भारत में, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करेगा, है ना। और उसके साथ साथ क्या होगा, घरेलू संसाधन का उपयोग करें हम लोग, आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगा, रणनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति सेकंड रैंक पे आएगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट रैंक पे कौन है, इंडिया है ना, रसिया है। तो ये सब इसका लाभ है। तीसरी इसमें जो एक महत्वपूर्ण और पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। ये क्या है, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। इसमें क्या करते हैं कि परमाणु ईंधन बर्बाद नहीं होता है, परमाणु ईंधन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, हम उसका दोबारा प्रयोग कर देते हैं। सोचिए ना कि जो फर्स्ट स्टेज में हमको मिला प्लूटोनियम, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। इसका मतलब बर्बाद नहीं होता है। बर्बाद नहीं होगा तो इससे क्या होगा, उसी को दोबारा यूज कर रहे हैं तो हमारा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ जाएगा, फिर परमाणु कचरा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में यूज करने के बाद उसको अगर डंप कर देते या कुछ कर देते तो वो क्या हो जाता है, कचरा बन जाता है ना। अगर वो कचरा बन जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया, मतलब पॉल्यूशन का काम करेगा। और उसके बाद ये हमें दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा अगर हमारे पास, क्योंकि थोरियम का भंडार भारत में विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार अगर कहीं है तो वो भारत के पास है। और अगर भारत के पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना, जिसमें से हमने ये महारत हासिल कर ली है सेकंड स्टेज में, ठीक है, क्रिटिकलिटी प्राप्त करके। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद इसके सामने क्या समस्या है, क्या समस्या है सोचिए। एक तो तकनीकी जटिलता है ना, रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय लगता है, कार्यान्वयन में देरी हो रहा है, या परियोजना जो है 2010 तक पूरा हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हो गया। सुरक्षा संबंधित चिंता हो सकता है इसमें, उच्च लागत, निर्माण रख रखाव, ये सब क्या होगा, महंगा होगा। अगर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर इस टॉपिक को देखें, इससे जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो क्या होगा, CO2 का कम उत्सर्जन करेगा। जलवायु प्रतिबद्धता जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन पे जो निर्भरता है वो भी क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो भारत ये कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है, तो न्यूक्लियर ऊर्जा, यानी कि हमारे साथ जो समस्याएं हैं जैसे कार्बन उत्सर्जन को लेकर, ऑयल के कारण जो आयातित मुद्रास्फीति हो रहा है, गैस का सीमित भंडारण है हमारे पास, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्लीन एंड लॉन्ग एनर्जी हमें चाहिए, क्लीन भी चाहिए, साथ में लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टेबल हो, तो वो हमें किससे प्राप्त होगा, न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से रिकॉल करना है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँ, यहाँ पर कुछ टर्म आएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है मॉक्स फ्यूल, ठीक है, मॉक्स फ्यूल। अब मॉक्स फ्यूल क्या होता है, तो मॉक्स फ्यूल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम जिसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉक्स फ्यूल। मॉक्स फ्यूल इसका अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, मिक्स्ड, इसमें क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे MOX, मॉक्स फ्यूल, ठीक है। और मॉक्स फ्यूल में क्या कंटेंट होता है, याद रखना है, प्लूटोनियम और यूरेनियम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चैलेंजेस तो मैंने आपको बता दिया कि इसके सामने क्या चैलेंजेस है। सेफ्टी को लेकर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का सेकंड स्टेज में आ गया, ये तो आपको बता दिए। रसिया फर्स्ट स्टेज पे है इस मामले में लेकर के। और लिमिटेड ग्लोबल सक्सेस है इस क्षेत्र में, देखेंगे तो जापान हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, इन लोगों ने क्या किया, सेफ्टी को लेकर के और इकोनॉमिक कंसर्न को लेकर के इसको बंद कर दिया। लेकिन भारत और रसिया इस क्षेत्र में क्या है, आगे है। रसिया तो कमर्शियली रूप से भी क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है इतने सारे पॉइंट को। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व करने, और थोड़ा मैं एक चीज़ रुकिए आपको ना, और कुछ चीज़ें फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। भारत में जो अभी ऑपरेशनल है ना, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ से, ये भी MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। एक तो नरौरा, ठीक है, नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपका UP में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरा आप याद रखिएगा, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कोटा में है, ठीक है। तीसरा आप कोटा मतलब राजस्थान। उसके बाद है ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में है। फिर आप तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद कीगा जनरेटिंग स्टेशन जो कर्नाटक में है। उसके बाद कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, जिसको कलपक्कम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप कुछ फैक्ट है जो आप इससे संबंधित क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। द सील डाइजेस्ट को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो द सील डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है द सील्ड डाइजेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।